अच्छा, अब हम करते हैं ब्लैक लिस्टिंग स्टार्ट। ब्लैक लिस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ब्लैक लिस्ट क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर सस्पेंशन ऑर्डर की समाअत के दौरान ये तस्दीक हो जाए कि पर्सन ने जाली इनवॉइस जारी की है, टैक्स चोरी किया है, टैक्स फ्रॉड किया है, तो इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ये अभी हम पढ़ भी चुके हैं ये चीज़, ठीक है। कमिश्नर ब्लैक लिस्टिंग की अपीलेबल और सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा। मज़ीद इस पर्सन के ख़िलाफ़ कानूनी और पैनल एक्शन लेगा, उसे समाअत का मौका भी फराहम करता है। और इसके अलावा ब्लैक लिस्टिंग का तमाम प्रोसीजर समाअत के नोटिस के 90 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। ये जो दिन है ना, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। रिफ़ंड में, अपील में, ये दिनों मुख्तलिफ दिन हैं, ठीक है ना। 60, कभी 30, कभी कितने, तो ये याद रखना, ये आएंगे MCQs में। 90 दिन के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। अगर इस नोटिस के 90 दिन के अंदर समाअत का नोटिस ना किया गया तो सस्पेंशन का आर्डर वाइड अब इनिशियो हो जाएगा। ये अभी पहले भी बात हुई है। अब हमने ये देखना है कि कंटेंट क्या होगा ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर। जो ऑर्डर कमिश्नर इनलैंड इशू करेगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई हुई होंगी, ठीक है ना, उसका कंटेंट क्या होगा। अब इसमें ये देखते हैं कि ब्लैक लिस्टिंग का आर्डर ब्लैक लिस्टिंग की वजूहात पर मुश्तमिल होगा। ब्लैक लिस्टिंग के आर्डर में इस टाइम पीरियड के मुतल्लिक बताया जाएगा जिससे मुतल्लिका रीफंड या इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट की इजाज़त ना होगी। यानी वो बताया जाएगा कि ये फ़लाँ टाइम पीरियड में इनपुट एडजस्ट हो सकता है, ना इनपुट की रीफ़ंड मिल सकती है। तो इस इनपुट के बारे में, इसके रिफ़ंड और इसकी एडजस्टमेंट के बारे में ब्लैक लिस्ट वाला जो ऑर्डर होगा ना, उसमें लिखा जाएगा। ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर में ये भी लिखा जाएगा कि ब्लैक लिस्टेड पर्सन की तरफ से जारी शुदा इनवाइस पर अगर किसी ने इनपुट टैक्स क्लेम किया तो इसकी भी इजाज़त ना होगी। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अगर ये पर्सन ब्लैक लिस्ट, ये होल सेलर अगर ब्लैक लिस्ट हो गया है और इसने मिसाल के तौर पे रिटेलर ने इससे कोई एक तो ये होगा कि ये इनपुट टैक्स भी इसे नहीं देगा, अपना इनपुट टैक्स जो कि होल सेलर के लिए आउटपुट टैक्स होगा, और ना ही ये टैक्स इनवाइस जारी कर सकता है। जो फैसिलिटीज़ रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती हैं वो ब्लैक लिस्टेड पर्सन को नहीं दी जाएंगी। आगे है, अगर ब्लैक लिस्टेड पर्सन के ज़िम्मा कोई रिकवरी बनती होगी तो ये भी इस आर्डर में दर्ज होगी। यानी कोई भी रिकवरी उसने बकायाजात को अदा करने हैं तो वो भी मेंशन कर दिए जाएंगे कि इस ब्लैक लिस्टेड पर्सन ने ये बकायाजात हमें देने हैं। आगे है, ब्लैक लिस्टेड पर्सन पर आयद पेनल्टी भी इस आर्डर में दर्ज होगी। अब ये अपने कंटेंट याद रखने हैं। एक इनपुट टैक्स के बारे में बताया जाएगा, इनपुट के रिफ़ंड और एडजस्टमेंट के बारे में, ठीक है ना, और इनपुट के क्लेम करने के बारे में, और इसके अलावा जो है ना रिकवरी के बारे में भी बताया जाएगा, और जो पेनल्टी उस पर लगेगी वो, ये 4-5 चीज़ें उसके कंटेंट में होती हैं। इस तरह का कोई MCQ आ सकता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब है ब्लैक लिस्टिंग आर्डर की कम्युनिकेशन। अब ब्लैक लिस्ट आर्डर हो गया, इसकी कम्युनिकेशन कैसे दी जाएगी, कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। आपको अभी याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि सस्पेंशन का जो शो कास्ट नोटिस भेजते हैं उसकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, कोई बताएगा। शो कास्ट नोटिस की कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, याद है किसी को। नहीं वो, हाँ कोरियर, सही बता रहे उस, हाँ रजिस्टर्ड पोस्ट। अच्छा, ब्लैक लिस्टिंग के आर्डर की कापी मदरजा बाला तमाम को इंडोस की जाएगी, ठीक है ना। और जैसे कि हमने वो सस्पेंशन के बारे में भी पढ़ा था कि वो भी मुख्तलिफ जो है ना पर्सनस को इंडोस की जाती है, उन्हें इतला दे दी जाती है। और ब्लैक लिस्टिंग आर्डर दर्ज झैल को मालूमात के लिए और ज़रूरी इक़दामात के लिए कम्युनिकेट करेगा। अब ये आप देखो कि ये ऑर्डर है, जो ब्लैक लिस्टिंग का जो ऑर्डर है वो भी उसी तरह जो जिन लोगों को सस्पेंशन के लिए इतला दी थी हमने, उन्हीं को हम ब्लैक लिस्टिंग के लिए भी इतला दे रहे हैं। कौन सा, एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया, अदर LTO, RTO, FBR कंप्यूटर सिस्टम, स्टार कंप्यूटर सिस्टम और कस्टम विंग कंप्यूटर सिस्टम, इन सब को जो है ना कम्युनिकेट करेंगे। और किस तरीके से करेंगे, ये जो है ना
यहाँ इसने लिखा नहीं, मैं आपको देख के बताऊंगा। ये मेरे ख्याल में उसी तरीके से कोरियर के थ्रू और जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। अच्छा, अभी मैं आपको MCQ सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये फ़ाइल आपके पास मौजूद है, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। सिर्फ मैं आपको जो थ्योरी है वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप खुद कर लीजिएगा, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक लिस्टिंग। अब ये है ब्लैक लिस्टेड पर्सन को। अब इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक लिस्टिंग का क्या मतलब है? अब जो पर्सन ब्लैक लिस्ट हो गया है, अब उसको क्या उस फैसिलिटीज़ तो नहीं मिल रही होंगी, अब उसका क्या नुकसान होगा उस पर्सन को, तो वो नुकसानात उसके पड़ते हैं। ब्लैक लिस्टेड पर्सन को इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाज़त नहीं होगी। ये तो उसको भी नहीं थी, जो हमने पढ़ा था ना, जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाए तो उसको भी नहीं थी। और ब्लैक लिस्टेड तो सोने पे सुहागा होता है ना, ये तो इनपुट टैक्स क्लेम कर ही नहीं सकता। और ब्लैक लिस्टेड पर्सन को रीफ़ंड क्लेम करने की इजाज़त भी ना होगी। मैं बारहा आपको जिक्र कर चुका हूँ, ये एडजस्टमेंट करना यानी आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स निकाल देना और बाकी जो अमाउंट बचती है उस टैक्स लायबिलिटी, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स का एडजस्ट होना। और इनपुट टैक्स का रिफ़ंड होना मतलब आपका आउटपुट टैक्स ज़ीरो है, इनपुट टैक्स आपने किसी और को दिया हुआ है तो वो FBR से आप रिफ़ंड करते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ना जो ब्लैक लिस्ट हो गया है ना वो एडजस्ट कर सकता है ना वो रिफ़ंड कर सकता है, किसको? इनपुट टैक्स को। अच्छा, अगर किसी दूसरे पर्सन ने ब्लैक लिस्टेड पर्सन से परचेज़ की हो तो इसे भी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी और ना ही इन परचेजेस पर रीफंड मिलेगा। मिसाल के तौर पे ये रिटेलर है और ये होलसेलर ब्लैक लिस्ट हो चुका है। अब रिटेलर ने होलसेलर से जो चीज़ें परचेज़ की हैं, इस रिटेलर ने टैक्स होलसेलर को पे कर दिया था। अब जब ये अपनी टैक्स लायबिलिटी मालूम करेगा तो उसमें ये भी रिटेलर, हालांकि ये ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ लेकिन इसने ब्लैक लिस्टेड पर्सन को अपना टैक्स पे किया था, तो ये इनपुट टैक्स को एडजस्ट नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि इसने ब्लैक लिस्टेड पर्सन को अपना टैक्स पे किया था, उससे गुड्स परचेज की थी। और आगे ये है, ब्लैक लिस्टेड पर्सन के ज़िम्मा कोई रिकवरी बनती हो तो वो रिकवरी की जाएगी। ब्लैक लिस्टेड पर्सन पर कानून के मुताबिक पेनल्टी आयद होगी। ये जो है ना इम्पैक्ट्स हैं ब्लैक लिस्टिंग के, ये आपने याद करने हैं। और ये MCQs हैं, ये आप कर लीजिएगा सॉल्व, इनकी आसान से हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो पॉइंट समझ ना आए तो फिर आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप आज थोड़ा सा आप करें मेहनत, थोड़ी सी ये सॉल्व कर लें। इनकी जो है ना एंड में इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। भाई जिसके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, डिफरेंट RTOs में उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो वो कैंसिल कैसे होगी और क्यों होगी कैंसिल, तो इसको देखते हैं। अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा RTO या LTO में रजिस्टर्ड हो तो उससे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का नाम दिया जाता है। सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक किसी पर्सन को एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन रखने की इजाज़त ना है, चाहे इसकी एक से ज़्यादा डिवीज़न या ब्रांचेज ही क्यों ना हो। मतलब एक बिज़नेस है, उसकी डिफरेंट डिवीजन्स ब्रांचेज हैं डिफरेंट RTOs में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ही RTO में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए बस। अगर किसी पर्सन के पास एक से ज़्यादा सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन हो तो वो एक के अलावा बाकी मुतलका RTO या LTO को नोटिस देते हुए तर्क कर देगा। मतलब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएगा, सिर्फ एक RTO या LTO में अपनी रजिस्ट्रेशन रखे बस। आगे है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के बाद पर्सन की तमाम लाइबिलिटीज़ और रिकॉर्ड मौजूदा RTO या LTO में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मज़ीद बकाया जात की फ़ाइल्स इस RTO या LTO को भेज दी जाएगी जिसमें अब रजिस्ट्रेशन हो। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर इन तीनों जगह रजिस्टर था, अब वो उसकी रजिस्ट्रेशन बाकी जगह से कैंसिल होके सिर्फ लाहौर वाले RTO में उसकी रजिस्ट्रेशन है, तो इस्लामाबाद और कराची वाले जो है रिकॉर्ड इस पर्सन का जो रिकॉर्ड है वो RTO लाहौर को भेज देंगे, ठीक है ना, जितना भी रिकॉर्ड होगा। अगर किसी पर्सन की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ यहाँ पे है एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, ये आपने याद रखना, ये एक्सेप्शनल केस।
अगर किसी पर्सन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुख्तलिफ RTOs या LTOs में हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, डिफरेंट RTO या LTO में हो, तो FBR के पास अथॉरिटी है कि वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे सकता है। किस सूरत में? कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसकी डिफरेंट RTOs में उसकी फैक्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट RTOs में वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, ठीक है ना, पूरे मुल्क में जो है ना उसका बिज़नेस फैला हुआ है, तो उस सूरत में वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की इजाज़त है। लेकिन अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस नहीं है, कोई और बिज़नेस है और वो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ RTOs में फैला हुआ है, तो फिर सिर्फ वो एक RTO में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, चेंज इन पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, रूल नंबर 7। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। ये है यानी आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई है ना, उस रजिस्ट्रेशन में कोई तब्दीली करना चाहते हैं, तो उस हवाले से क्या रूल्स हैं तो वो देखते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त में अपना एड्रेस और अपनी बिज़नेस कैटेगरी का इजहार करता है। जैसा कि हमने रजिस्ट्रेशन में देखा था, बिज़नेस कैटेगरी में दरख्वास्त दहिंदा वाज़े बताता है कि वो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है वगैरह, जो भी वो है वो बताता है कि क्या मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर हूँ, होलसेलर हूँ, क्या हूँ। इस तरह बकिया मालूमात भी STR1 याद है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, फॉर्म की शक्ल में टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। अगर बाद में मदरजा बाला में से किसी में तब्दीली आ जाए तो पर्सन के लिए लाजिम है कि वो इस तब्दीली के 14 दिन के अंदर STR1 फॉर्म के ज़रिए इस तब्दीली से मुतलका कंप्यूटर सिस्टम को इन्फॉर्म करे। मतलब उसने रजिस्ट्रेशन की और फिर 14 दिन के अंदर अंदर वो बता दे कि जो है ना मैंने जो है ना वो गलती हो गई थी, एड्रेस गलत हो गया था, या कोई भी चीज़ अगर वो चेंज करवाना चाहता है तो वो 14 दिन के अंदर अंदर चेंज करवा सकता है, ठीक है ना। अगर बिज़नेस कैटेगरी में तब्दीली हो और ये तब्दीली रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक फरोश यानी होल सेलर से मैन्युफैक्चरर की सूरत में हो, तो इस तब्दीली की सिर्फ इस वक्त इजाज़त दी जाएगी जब सेल टैक्स एक्ट रूल्स 2006 के रूल 5 में मैन्युफैक्चरर से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट जो है ना पूरी की जाएगी। अब वैसे अगर एड्रेस, यहाँ उसने 2 कैटेगरीज बनाई थी, यानी उसने एड्रेस और बिज़नेस कैटेगरी। अगर एड्रेस में, नाम, पते में कोई चीज़ चेंज है तो फिर तो आप चेंज करवा सकते हैं STR1 को यूज़ करते हुए 14 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर बिज़नेस कैटेगरी में है तो फिर केस कुछ अलग है। बिज़नेस कैटेगरी में अगर चेंज है, मसलन मैन्युफैक्चरर के तौर पे आपने अप्लाई किया था, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे चेंज करवाना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये ऐसा जो है ना शाज़ व नादिर ही होता है। तो इस बिज़नेस कैटेगरी में अगर चेंज करवाना चाहते हो आप, वो मैन्युफैक्चरर के तौर पे आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना चाह रहे थे, फिर रिटेलर आप फॉरी रिटेलर का आइडिया आपका बन गया कि मैं रिटेलर का काम करता हूँ या होलसेलर का काम करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। इसकी खातिर इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल 5 सेल टैक्स रूल्स 2006 के रूल 5 में जो है ना मैन्युफैक्चरर से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएंगी। इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास तब्दीली की मंजूरी की अथॉरिटी है, ठीक है ना। तहम मैन्युफैक्चरर के तौर पर बिज़नेस कैटेगरी में तब्दीली की सूरत में दरख्वास्त दहिंदा वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा जो रजिस्ट्रेशन थ्रू एप्लीकेशन की सूरत में करना पड़ती है। अब देखें, इसकी जब हम पार्टिकुलर्स में चेंज कर रहे हैं बिज़नेस के, तो 2 तरह के चेंज है। एक बेसिक चेंज है, मतलब नाम, एड्रेस वगैरह इनमें चेंज है, और बिज़नेस नाम, एड्रेस वगैरह में चेंज है तो STR1 को यूज़ करते हुए 14 दिन के अंदर अंदर उसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिज़नेस कैटेगरी में चेंज करेंगे तो इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर, ये जो सेल टैक्स रूल 2006 के रूल्स 5 में मैन्युफैक्चरर से मुतल्लिक, यानी ये रूल्स, ये नाम आपने याद रखना है, सेल टैक्स रूल्स 2006। और फिर उसके रूल जो है ना, इसमें तो काफ़ी सारे रूल होंगे ना, जब उसने कहा है सेल टैक्स रूल 2006, इसमें काफ़ी सारे हैं। उसके रूल नंबर 5 के मुताबिक फिर वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, और फिर उसके मुताबिक फिर आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाओगे जो है ना अपने बिज़नेस कैटेगरी को चेंज करके। अच्छा, आगे वो कहता है रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब वो फॉर एग्जांपल आपने जो तब्दीली कराई है
तो पहले आपने सर्टिफिकेट आपको मिल गया था, अब रिवाइज सर्टिफिकेट मिलेगा, रिवाइज रजिस्ट्रेशन। तब्दीली के बाद, तब्दीली की मंजूरी के बाद रजिस्टर्ड पर्सन को रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बिल्कुल आसान से, ठीक है। अब ये आगे है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं एक एलटीओ या आरटीओ से किसी और एलटीओ या आरटीओ की तरफ, तो फिर प्रोसीजर क्या होगा ये देखें। रूल नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। किसी पर्सन की रजिस्ट्रेशन एक आरटीओ या एलटीओ के दायरा कार से दूसरे आरटीओ या एलटीओ में भेजना ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अथॉरिटी है एफबीआर, याद रखना ये एफबीआर के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी पर्सन की रजिस्ट्रेशन एक आरटीओ या एलटीओ से दूसरे आरटीओ या एलटीओ में भेज सकता है। कमिश्नर इनलैंड के पास ये अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ में जाना। जिस पर्सन की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र की जाती है इससे मुतल्लिका तमाम रिकॉर्ड्स और ज़िम्मेदारियां मौजूदा आरटीओ या एलटीओ जिसमें रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र की जा रही है को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल होती है, एक आरटीओ में जब वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो बाकी आरटीओ उसका रिकॉर्ड उसी आरटीओ में भेज देते हैं कि जिसमें अब उसकी रजिस्ट्रेशन है। इसी तरह अगर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो रही है तो जिस आरटीओ में उसकी रजिस्ट्रेशन थी वो सारा रिकॉर्ड उस आरटीओ में भेज देंगे जिसमें अब वो रजिस्टर्ड होने वाला है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपनी बिजनेस एक्टिविटी एक आरटीओ या एलटीओ से दूसरे में शिफ्ट करना चाहता है तो इसमें तब्दीली के लिए STR1 फॉर्म में बोर्ड को अप्लाई करेगा। आपको याद हो तो ये जो STR1 का एक MCQs आया था और उसमें 4 तरह के फंक्शन ये STR1 कर सकता है। तो अब आपको याद आ रहा होगा वो वाला MCQ जहाँ हमने बताया था कि 4 तरह के ये फंक्शन कर सकता है, 4 तरह के फंक्शंस के लिए यूज़ होता है STR1। ट्रांसफ़र आर्डर की कम्युनिकेशन। अब जी एक ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो गया चेंज इन द पार्टिकुलर्स, तीसरा ये कैंसलेशन ऑफ, और चौथा जो है वो खुद एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, क्लियर। ट्रांसफ़र आर्डर की कम्युनिकेशन। ट्रांसफ़र की सूरत में बोर्ड इस पर्सन को तब्दीली की इतला का ख़त लिखेगा और इसकी कापी मुतल्लिका आरटीओ या एलटीओ में भेज देगा। ये जो बातें पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन की बातें हों, अपील की हों, पेनल्टी की हों, ठीक है ना, बिज़नेस रिकॉर्ड की हों, ये बिल्कुल आसान बातें हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे छुपे MCQs, छोटे छोटे MCQs वो आपको नज़र आएंगे तो आपने इसे अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अब ये देखें इससे मुतल्लिक ना कुछ MCQs हैं तो ये आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करने हैं। तो अभी की क्लास ख़त्म करते हैं, सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह जाएगा। 1 मिनट में इसे क्लोज़ कर दूँ।